एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने शेयर ट्रेडिंग की है या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप कौन सी रिटर्न जमा करेंगे और कैसे जमा करेंगे। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली बॉयज। आप देखना चाहते हैं जीएसटी से रिलेटेड या आप देखना चाहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस, तो आप मेरे चैनल फरजंद अली बॉयज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूं कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं और आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप ITR 2 जमा करेंगे। तो आप ITR 2 कैसे जमा करेंगे उसकी डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। देखिए अब मैं आ गया हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको पहले ये बताऊं कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और साथ में आपने शेयर ट्रेडिंग की है तो आपको ITR 2 जमा करने पड़ेगी। लेकिन अगर आपने शेयर ट्रेडिंग में भी इंट्राडे का ट्रांजैक्शन किया है या इंट्राडे ट्रेडिंग की है तो फिर आपको ITR 2 की जगह ITR 3 जमा करना पड़ेगी। या डेरिवेटिव ट्रेडिंग की है या F&O में की है या कमोडिटी में ट्रेडिंग की है आपने तो भी आपको ITR ही जमा करनी पड़ेगी। जब आप शेयर ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसको स्पेकुलेशन बिजनेस कहा जाता है, तो इसको एज ए बिजनेस ट्रीट किया जाता है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस किस कंडीशन में ITR 2 जमा करेंगे। अगर आपकी एनुअल सैलरी 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। आपकी एक से ज़्यादा हाउस रेंट से आपको इनकम होती है तो आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और अगर आपका कैपिटल गेन में अगर लॉसेस है और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर इनकम अबव 5000, आपकी कृषि से 5000 रुपए से ज्यादा की इनकम है तो भी आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। टैक्स पेयर अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो भी ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है किसी प्राइवेट कंपनी में तो उसकी भी ITR 2 जमा होगी। अगर कोई NRI है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी ITR 2 जमा होगी। और अगर किसी की इनकम इंडिया से बाहर है तो भी ITR 2 जमा होगी। अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट है इंडिया से बाहर किसी बैंक में तो भी ITR 2 जमा होगी। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई एसेट्स है इंडिया के बाहर तो भी ITR 2 जमा होगी। अगर किसी की इनकम लॉटरी से है या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से है तो भी ITR 2 जमा होगी। और अगर किसी की इनकम या ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में है, क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोलते हैं, अगर उसमें ट्रांजैक्शन किया है तो फिर आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और अगर आपने अपने बैंक से 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया है तो भी ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं अपने लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड करना तो भी आपको ITR 2 जमा करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर उसकी माँ बाप की इनकम है या माँ बाप के से बच्चों की इनकम है और उसको क्लब किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ITR 2 ही जमा होगी। जैसे हस्बैंड की इनकम में वाइफ की इनकम को ऐड करना है यानी क्लब करना है या बच्चों की इनकम को उसके पेरेंट्स के साथ ऐड करना है तो उसमें भी ITR 2 ही जमा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ITR के बारे में। अगर आपको ITR जमा करनी है तो अपने जो ब्रोकर है उससे आपको इसकी रिपोर्ट लेनी है। जितने भी शेयर ट्रेडिंग के ब्रोकर हैं वो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देते हैं जिसको कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है या किसी और नाम से भी वे हो सकती है। तो आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच की रिपोर्ट लेनी है जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और होल्डिंग 31 मार्च 2025 को कितनी थी उसकी सारी डिटेल होती है। और अगर इंट्राडे की ट्रांजैक्शन है वो भी शो होती है। तो इस तरह से देखिए स्क्रीन पर इस तरह से ये रिपोर्ट होती है। या और दूसरा भी तरीका हो सकता है उसका प्रेजेंटेशन का। इस रिपोर्ट से हमें एक कंप्यूटेशन बनाना पड़ती है और कंप्यूटेशन में अलग अलग दिखाना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है
या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कितनी इनकम हुई है। तो देखिए स्क्रीन पर इस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, यानी एक कंप्यूटेशन बनाते हैं। 2025-26 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है 23 जुलाई 2024 से पहले की और दूसरी है 23 जुलाई 2025 के बाद। उसका रीजन ये है कि 23 जुलाई 2024 से पहले कैपिटल गेन में अलग रेट है और 23 जुलाई 2024 के बाद अलग रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 23 जुलाई 2024 से पहले 15% और 23 जुलाई 2024 के बाद 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% इनकम टैक्स है 23 जुलाई 2024 से पहले, लेकिन उस पर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है और 23 जुलाई 2024 के बाद रेट है 12.5% का, लेकिन उस पर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए मैंने डिटेल आपको दिखा दी है, इस तरह से डिटेल बनाई जाती है और इसी डिटेल के बेस पर ही हम ITR जमा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा करेंगे। उसके लिए आपको incometax.gov.in पर आना है या आप गूगल पर सर्च करना है तो ई फाइल आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ शो हो जाएगा और वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो देखिए ये वेबसाइट खुल चुकी है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है कि राइट साइड में आपको ऊपर दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप पहली बार रिटर्न जमा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करते हैं उसकी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी देना है और यूजर आईडी होती है हमेशा पेन नंबर, और पेन नंबर देंगे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है, यानी सिलेक्ट करना है, इसको कंफर्म करना है और फिर नीचे पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। तो ये हमारा अभी लॉगिन होने के बाद आपको अपना फॉर्म नंबर 26AS को डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल पे या कर्सर रखेंगे और फिर आगे आपको ऑप्शन मिलेगा 26AS का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में AIS को भी डाउनलोड करना है। तो देखिए ये इस तरह का आपका फॉर्म 26AS होता है और इस तरह का देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ AIS होता है और साथ में फॉर्म नंबर 16 जो आपकी कंपनी देती है, आपका एम्प्लॉयर देता है, वो भी साथ में होना चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 इश्यू किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल आपको अपनी ITR में मिल जाएगी। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है तो फिर कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिलता है। तो उस केस में आपको अपनी टोटल साल की इनकम को जोड़कर वहां पर कंप्यूटेशन में लिख लेना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी अच्छी तरह देखना है कि आपके फॉर्म नंबर 26AS में कितना TDS कटा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको TDS क्लेम करना है। AIS में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन शो कर रही है वो ट्रांजैक्शन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखानी है। अब चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तरफ। ये हमने लॉगिन तो पहले ही किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और जब यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है असेसमेंट ईयर, तो हम असेसमेंट ईयर 2025-26 की रिटर्न जमा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑनलाइन पे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, हमें कौन सी ITR जमा करनी है तो वही हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। हम इस टाइम कर रहे हैं ITR 2 जमा, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा सैलरी है या एक टोटल इनकम है तो आप ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, अदर वरना आप अदर पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अदर पर सिलेक्ट करूंगा और फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर कई सारे शेड्यूल हैं। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल को एक एक करके हमें सिलेक्ट करना है और जो जो हमारे मतलब के यानी
जो जो हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उनको हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, बाकी को अनसिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जनरल है और इनकम है, डिडक्शन है, टैक्स है, अदर है। सो इसको हम एक एक करके देखते हैं और जो हमारे काम के नहीं उनको अनसिलेक्ट करेंगे। जैसे जनरल है, जनरल में ऊपर वाला पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। शेड्यूल 5 है, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर सिलेक्ट हो रहा है तो उसको अनसिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद है इनकम, तो इनकम आपकी कौन कौन सी है, इनकम सैलरी की है तो उस पर सिलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसको अगर है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मेरे में ये नहीं है तो मैं इसको अनसिलेक्ट कर दूंगा। फिर है शेड्यूल कैपिटल गेन, तो मेरा कैपिटल गेन में है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा। और फिर शेड्यूल 112A को सिलेक्ट करेंगे और फिर शेड्यूल 115AD को सिलेक्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। मेरा BDA में भी है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। फिर शेड्यूल अदर सोर्सेज है, मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा। और फिर शेड्यूल SPI इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर शेड्यूल SI स्पेशल इनकम की है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर ये हो गया हमारा। फिर डिडक्शन का हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें डिडक्शन नहीं चाहिए क्योंकि हम न्यू रिजिम में रिटर्न जमा कर रहे हैं। फिर है टैक्स का, टैक्स में देखिए पार्ट B TI इसको सिलेक्ट करेंगे, पार्ट B TTI इसको सिलेक्ट करेंगे, टैक्स पेड इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर सिलेक्ट हो रहा है तो इसको अनसिलेक्ट कर देंगे। फिर हम इसको कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये देखिए पार्ट A जन, ये पार्ट A जन इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्लिक करेंगे और फिर इसको कंफर्म करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर आपको कोई अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो एडिट ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नए सिरे से लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर आपको यहाँ पर एडिट करने की जरूरत नहीं है। और फिर जब एडिट हो जाएगा नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको सेव, तो सेव पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा फिर है फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करना है अगर आप बिफोर ड्यू डेट रिटर्न जमा कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 को सिलेक्ट करना है। और अगर आप रिवाइज रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, तो इसको हम नो पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको यस को सिलेक्ट करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। फिर है कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप नॉर्मल है तो यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज वाला है, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 है, तो इसको नो करेंगे। फिर उसके बाद है आर यू गवर्न बाई पुर्तगीज, तो उसको भी नो करेंगे। फिर वेदर यू आर एन FPI, तो नो करेंगे। तो फिर और नीचे है देखिए इस पे भी नो करेंगे। फिर उसके नीचे देखिए वेदर द यू वर डायरेक्टर इन कंपनी, इसको भी नो करेंगे। फिर उसके बाद है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी, अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी नहीं है तो उसको नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। फिर है ये बैंक, बैंक में क्या है कि अगर आप पहली बार रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी वैलिडेट है तो मुझे नहीं करना है। और फिर इसके बाद नीचे कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो शेड्यूल है वो मेरा कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद शेड्यूल सैलरी पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मेरा सैलरी का अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सैलरी पे क्लिक करना है और ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सैलरी का अमाउंट देना है और फिर वहाँ पर आपको सेव कर देंगे तो ये सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। अगर आपके किसी एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 इश्यू किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा, और अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो फिर आपको ये यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे ही आप ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस देना है और उसका नाम देना है और फिर पर अपने एम्प्लॉयर का टेन नंबर भी देना है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर,
तो यहाँ पर नेचर में आपको अदर का सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन होता है एड्रेस का, तो आपको अपनी कंपनी का एड्रेस देना है और एड्रेस में देखिए नीचे पिन कोड भी देना है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए अब ये देखिए नेचर ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर आपको अलग अलग देना है, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस है वो देना है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी और इसके बाद फिर अमाउंट देना है जो भी आपका एनुअल सैलरी है। अब ये देखिए ये सैलरी का ये सारी डिटेल दे दी और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 75,000 की डिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी और यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट शो करेगा और फिर हम यहाँ पर इसको कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा सैलरी का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है तो उसको यहाँ पर देखिए कैसे इसमें एडिट करेंगे। उसके लिए फिर देखिए मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर इनकम फिर हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर ऐड एंड अदर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसमें फिर अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस देना है और स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर नीचे देखिए ओनर कौन है इसका ये आपको डिटेल देनी है और फिर इसमें देखिए नीचे आपको अमाउंट देना है, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो देना है और फिर के नीचे फिर आपने कोई हाउस टैक्स वगैरह दिया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो फिर 30% आपको एक डिडक्शन और मिलती है मेंटेनेंस के लिए वो मिल जाएगी और फिर नीचे आपको शो करेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फिर ये देखिए नीचे कंफर्म कर देंगे और फिर ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन पे हम क्लिक करेंगे और फिर इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो देखिए इस शेड्यूल में आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल देनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल दूसरे शेड्यूल में है उसमें देंगे और उसका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये देखिए मैं यह क्लिक करता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अलग अलग तरह की होती है तो इसमें कई सारे दिए हुए हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ये 2 नंबर वाला। और ये भी बता दूं अगर आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी कोई बिल्डिंग या लैंड वगैरह आपने बेची है तो उससे हुई है तो आपको 1 नंबर को सिलेक्ट करना है। और अगर आप शेयर में या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है और उससे जो आपको सेल हुई है अगर तो उसके लिए आपको जो 2 नंबर पर लिखा हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब ये देखिए मैंने 2 नंबर वाले पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पर देखिए ऐड अनदर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अब ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था डेटा आपको बनाना है बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई। तो आपको देखिए फुल वैल्यू और कंसिडरेशन यहाँ पर आपको जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है यानी सेल हुई है वो अमाउंट देना है और वो 23 जुलाई से पहले वाला। और फिर दूसरे में फिर नीचे है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन वो यहाँ पर अमाउंट देना है। और फिर दूसरे में फिर 23 जुलाई 2024 के बाद वाला है उसमें देना है। फिर देखिए आपको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन 115A और इसको फिर सिलेक्ट करके फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि देखिए हमारा पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है उसका अमाउंट शो करेगा और फिर यहाँ पर नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ये हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन कंफर्म हो गया है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको शेड्यूल 112A में अपनी फिगर देनी है तो उसके लिए हम शेड्यूल 112A पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए ऐड अनदर लिखा हुआ है ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो और फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको डेटा देना है यहाँ पर शेयर यूनिट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो शेयर है वो कब परचेज किए थे, अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले किए थे या बाद में। अगर पहले किए थे ऊपर वाला और इसके बाद अगर खरीदे हैं
तो 31 जनवरी 2018 वाले को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने आफ्टर 31 जनवरी 2018 को सिलेक्ट कर दिया। फिर शेयर यूनिट वाला है, तो यहाँ पर आपको वही 23 जुलाई से पहले या बाद में, तो मेरे केस में 23 जुलाई से पहले का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके बाद किए तो मैंने बाद वाला सिलेक्शन कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है जो अमाउंट आपको मिला है या जितने के आपने बेचे हैं। फिर उसके नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बाई की जो वैल्यू है वो डालनी है। और फिर उस पर आपने अगर कोई भी एक्सपेंडिचर किया है या खर्च किए हैं तो उसके नीचे कॉलम में एक्सपेंडिचर का उसमें डालेंगे। तो नीचे देखिए बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है उसका अमाउंट आ गया। और फिर यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिल हो गया। अब हम चेक करेंगे, दोबारा से कैपिटल गेन में जाएंगे और फिर देखिए उसमें कैपिटल गेन में फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना गेन हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ये मैंडेटरी होता है। यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पर या डिटेल देनी है कि किस क्वार्टर में कितना कैपिटल गेन हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना हुआ है और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ये आपको यहाँ क्वार्टर वाइज देना है। और इसको देने के बाद फिर देखिए हमारा ये शेड्यूल 112 कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद शेड्यूल बीडीए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड अनदर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन देंगे कि कब आपने इसको परचेस किया था, ये एक्वायर किया था। फिर डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कब ट्रांसफर किया था या बेचा था उसकी डेट देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए कंसिडरेशन का अमाउंट डालना है कि कंसिडरेशन का मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपकी उसमें लागत कितने की थी या बाई वैल्यू क्या थी। और फिर इसमें अमाउंट डालने के बाद ये सेव लिखा हुआ है, फिर इसको कंफर्म कर देंगे और फिर ये हमारा शेड्यूल बीडीए कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद है शेड्यूल अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज का मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन से अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे बैंक का इंटरेस्ट है जो हमारा AIS में शो हो रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं, अगर शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम एडिट में क्लिक करेंगे और फिर इसको एडिट करेंगे। इसके अलावा कुछ इनकम ऐसी है जो AIS में शो हो रही है तो यहाँ पर ऐड करना है। तो हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। ये सब हम फिल करने के बाद यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेव हो गया। तो ये देखिए टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। और फिर जो कंफर्म लिखा हुआ है हम यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल पूरा हो गया है। फिर उसके बाद शेड्यूल C/L है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ कंफर्म करना है। फिर उसके बाद BFLA है, इसमें भी कुछ नहीं करना, कंफर्म करना है। फिर इसके बाद है CFL, इस पर भी कुछ नहीं करना, कंफर्म करना है। फिर SI, इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंफर्म करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद। और फिर इसके बाद है शेड्यूल 4A, ये इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको कंफर्म करना है सिर्फ। फिर उसके बाद है शेड्यूल AMTC, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आपको कंफर्म करना है। फिर है पार्ट BTI, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्यूटेशन का अमाउंट शो करेगा कि आपकी टोटल सैलरी से इनकम कितनी है, कैपिटल गेन से इनकम कितनी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितनी है और टोटल इनकम कितनी है और स्पेशल रेट में इनकम कितनी है और नॉर्मल रेट की आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसको फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म लिखा हुआ है, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पार्ट BTI कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है टैक्स पेड। आप टैक्स पेड में आपको देखना है कि TDS कितना है। अगर आपका 26AS में TDS जो शो हो रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है TDS 1 में तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आपका कोई TDS सैलरी के अलावा है तो TDS 2 में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स पेड किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो उसके लिए आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको चालान की डिटेल देनी है और ये चालान के देखिए BSR कोड देना है
डेट ऑफ डिपॉजिट देना है, चालान पे सीरियल नंबर होता है वो देना होता है और अमाउंट देना होता है और सेव पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने टैक्स का अमाउंट जमा किया है वो यहाँ पर शो करेगा। और फिर ये देखिए सेव कर दिया मैंने, तो ये हमारा टैक्स पेड का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। फिर हम क्लिक करेंगे पार्ट बी TTI, यहाँ पर आपकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो शो करेगी। अगर कोई रिफंड है तो वो शो करेगा। देखिए मेरे केस में यहाँ पर पेएबल शो कर रहा है, तो मैं इसको टैक्स पेड करूंगा। और देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीमियर, तो इसको नो करेंगे। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पे नो पे क्लिक करेंगे, तो मैं अभी पे नो पे नहीं करूंगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको दिखाने की वजह से मैं पे बाद में करूंगा। तो मैं यहाँ पर पे लेटर पे क्लिक करूंगा। आप देखिए यहाँ पर आपके जो पेएबल अमाउंट है या लाइबिलिटी है या आपको इतना टैक्स जमा करना है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे या आप यहाँ पर पे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। और प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको बॉक्स है उसको सिलेक्ट करना है और शेयर का नाम देना है अपने। और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब मैंने टैक्स पेड कर दिया था उसका और जो टैक्स पेड लिखा हुआ था वहां पर हमने चालान को ऐड कर दिया था। अब ये देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर नो एरर फाउंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अगर आपके ITR में कोई भी एरर होता तो यहाँ पर एरर शो हो रहा होता, तो मेरा कोई भी एरर नहीं है। अब मैं प्रीव्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया है। अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए दोबारा से यहाँ पर शो हो रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी अपलोड लेवल वैलिडेशन पर, और नो एरर बर फाउंड लिखा हुआ है। अब मैं आगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, यानी आप अपना वेरिफिकेशन है यहाँ पर उसको कंप्लीट कीजिए। अगर यहाँ पर आप हाथ क्या चाहते हैं वेरिफिकेशन करना, अगर आप खुद जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर E-वेरीफाई नो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, तो वो यहाँ पर दे देंगे, तो यहीं पर आपकी सबमिट हो जाएगी और वेरीफाई भी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ सबमिट करूँगा और फिर इसको वेरीफाई बाद में करूंगा, क्योंकि क्लाइंट हमेशा मौजूद नहीं होते OTP देने के लिए। तो हम पहले रिटर्न जमा कर देते हैं और फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं। और फिर तीसरा फिर ऑप्शन मिलेगा आपको वेरीफाई बाय ITR-B, यानी इसमें क्या होता है कि आपको पहले सबमिट करना है और फिर 30 दिन के अंदर आपको बेंगलोर भेजने पड़ती है प्रिंट निकाल करके, वो कॉपी और साइन करके। तो मैं सेकंड पे सिलेक्ट करूंगा E-वेरीफाई लेटर पे। जैसे ही E-वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली E-वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना जरूरी है। और फिर देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर देखिए दूसरा पॉपअप आएगा। फिर इसमें कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज नोट दैट द वन यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपने अब सबमिट कर दिया तो आप इस रिटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो आपकी सबमिट हो जाएगी। तो अब मैं ये सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए यहाँ मेरी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब ये लिखा हुआ है सबमिट लेवल वैलिडेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और फिर इसको हम फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिटर्न, यानी मेरी रिटर्न सक्सेसफुल सबमिटेड हो गई है और अब 30 दिन के अंदर उसको मुझे वेरीफाई करना है। अब मुझे वेरीफाई करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे वेरीफाई करते हैं। उसके लिए E-फाइल लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखेंगे। फिर आ गए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, उसके नीचे E-वेरीफाई रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी जो आपने रिटर्न जमा की है। और फिर E-वेरीफाई लिखा हुआ है, E-वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप किसके थ्रू E-वेरीफाई करना चाहते हैं। एक ऊपर मिलेगा ये आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी जो भी आपके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। दूसरा है DSC के थ्रू, आप DSC लगाकर कर सकते हैं। और फिर नीचे है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EBC, तो जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें
EBC जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ऊपर वाले को, तो जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें OTP जाएगा। फिर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसको एग्री करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये OTP चला गया उस मोबाइल पर जो आधार में आपने दिया हुआ है। अब ये देखिए मैंने OTP दे दिया और वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए मेरा वेरीफाई हो गया है। मेरी पहले सबमिट हुई थी, अब मेरी फाइनली रिटर्न जमा हो गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो उसके लिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ यहाँ क्लिक करूंगा। और मुझे अपनी रिटर्न की कॉपी भी चाहिए, जो फॉर्म है वो चाहिए, तो उसके लिए डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मैंने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर पाथ देंगे और फाइल नेम देंगे और सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया है। अब डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक कर दिया और पाथ दिया और सेव और फाइल का नेम दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरे डाउनलोड हो गए, ये दोनों मेरे डाउनलोड हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट है, इसमें ITR 2 लिखा हुआ है और असेसमेंट ईयर आपकी 2025-26 है। तो ये है एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए डाउनलोड रिटर्न फॉर्म है, ये फॉर्म नंबर 2 है। तो इस तरह से हमारी ITR जमा हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया और समझाया और बहुत इजी सरल भाषा में आपको बताया कि आप इनकम टैक्स की ITR 2 कैसे जमा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरे इस चैनल फर्जंदली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।